छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल के साथ साथ सातवाहन काल की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाकाटक काल और गुप्ता काल की। ठीक है, पिछले वीडियो के संबंध में आपको कुछ डाउट आ सकते हैं जिसे मैं पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अशोक का राज्य क्षेत्र के रूप में मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश, कलिंग और रूपनाथ, जो कि वर्तमान का जबलपुर है। इसके पहले भी, या कहना चाहिए इसके अलावा भी, भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, जो अशोक को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मतलब अपने दादाजी के द्वारा विरासत में प्राप्त हुआ था। तो एक तरीके से पूरा भारत, मतलब वो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत का अगर कुछ क्षेत्र छोड़ दें तो अफगानिस्तान से लेकर पूरा भारत का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। क्लियर है? तो चलिए फिर इस डाउट को क्लियर करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, जिसमें बात करने वाले हैं वाकाटक काल और साथ ही साथ गुप्ता काल की। ठीक, दोनों को साथ लेने के पीछे रीज़न ये है कि आपको 3 वंश के नाम अभी याद रखने हैं। ये मैंने छत्तीसगढ़ का मैप बनाया है, इससे पहले समझ लीजिए आप कौन से 3 वंश की बात कर रहा हूँ। एक वंश है गुप्त वंश, एक होगा वाकाटक वंश और एक होगा नल वंश। ठीक, जिसमें से गुप्त वंश और वाकाटक वंश भारत के राजवंश है, जबकि नल वंश छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? गुप्त वंश और वाकाटक वंश भारत के राजवंश हैं, जबकि नल वंश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही एक क्षेत्रीय राजवंश कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर है? तो ये तीनों को याद कराने के पीछे पर्पस ये था कि वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों वंश एक समय पे शुरुआत होकर एक समय पे ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। इनमें जो बहुत सारे शासक थे वो एक दूसरे के समकालीन थे इन तीनों वंश में। अभी क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते। सबसे पहले बात करेंगे वाकाटक काल की और पैरेलली समझते जाएंगे गुप्त काल को। तो इधर मैंने वाकाटक काल लिखा है, इधर गुप्त काल लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था समकालीन है और एक दूसरे से रिलेटेड भी है, क्योंकि एक शासक दूसरे वंश के शासक पे आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हमको देखने को मिलता है इन्हीं तीनों वंश से रिलेटेड जो है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं भाई। पहले बात करेंगे वाकाटक काल। अब एक चीज़ देखिए, मैंने समय लिखा है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, और वो ये है कि 2वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य छत्तीसगढ़ में ये वंश देखने को मिलते हैं, या कहना चाहिए इस टाइम पीरियड के दौरान ही यह दोनों वंश एक दूसरे के समकालीन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं वाकाटक काल में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजधानी क्या है दोनों वंश की, राजधानी, फिर उनके शासक और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखिए, वाकाटक काल 2वीं से 5वीं शताब्दी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। देखिए, एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता है, किसी भी बुक में एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं मिलने वाला है, एवं इतिहासकारों को भी एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। तो टाइम पीरियड के पीछे आपको एकदम से नहीं भागना है, प्रश्न भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस टाइम पीरियड में अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई है और वो चीज़ साक्ष्य के रूप में मिली है कि पर्टिकुलर इस टाइम पे ये हुआ था, तो वो महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन कौन सा वंश किस काल से किस काल तक चला, यह कभी महत्वपूर्ण नहीं होगा, प्रश्न नहीं आएगा। तो मोटे मोटी तौर पे आपको याद रखना है 2वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य वाकाटक और गुप्त काल जो है, गुप्त वंश जो है, एक दूसरे के समकालीन थे। साथ ही साथ एक और वंश जो हम बाद में देखेंगे वो है नल वंश, अगली क्लास में। राजधानी नंदीवर्धन होगी वाकाटक की, वाकाटक वंश की। नंदीवर्धन मतलब नागपुर वाला क्षेत्र। अब एक चीज़ क्रोनोलॉजी समझिए, और वो ये है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था सातवाहन काल या सातवाहन वंश। सातवाहन काल के ख़त्म हो जाने के बाद ही इस दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में, जिसमें मैं क्या बोल रहा था, महाराष्ट्र का भाग आएगा, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला भाग आएगा। तो सातवाहन काल के ख़त्म हो जाने के बाद ही इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में वाकाटक वंश का उदय हुआ। क्रोनोलॉजी समझते चलिएगा। ठीक है, तो सातवाहन काल खत्म हो गया। सबसे पहले तो बात करें मौर्य वंश खत्म हो गया, फिर सातवाहन काल आया। सातवाहन काल के बाद फिर वाकाटक वंश आ जाएगा, और पैरेलली हमको उत्तर भारत में देखने को मिलेगा इसी समय गुप्त वंश। ठीक है, चलिए इतना ध्यान में रखते हुए अब देखिए
राजधानी नंदीवर्धन है, जिसे वर्तमान में नागपुर कहा जाता है। मतलब महाराष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ से लगी हुई सीमा। क्लियर है? ये वाले क्षेत्र में वाकाटक वंश का उदय हुआ। तो एक प्रकार से वाकाटक वंश का संबंध छत्तीसगढ़ से भी रहा है, इसके कुछ प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं शासक के बारे में। कौन कौन से शासक हैं? तो देखिए, शासक का नाम मैंने लिख रखा है। पहला है महेंद्र सेन। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर शासक बता रहा हूं मैं आपको, कि जो इतिहास में वर्णित है या अभिलेखों से प्राप्त हुआ है उसके आधार पर शासक बताए गए हैं। महेंद्र सेन। अब यह महेंद्र सेन को लेकर दुविधा यह है कि कुछ इतिहासकार महेंद्र सेन को शरभपुरी वंश का मानते हैं और कुछ जो है वाकाटक वंश का मानते हैं। ठीक, लेकिन अभी हम महेंद्र सेन को वाकाटक वंश का मान के चलेंगे, क्योंकि कुछ ऑथेंटिक सोर्स में महेंद्र सेन को वाकाटक वंश का माना गया है। इस कारण आपको महेंद्र सेन वाकाटक वंश का मानना है। ठीक है, चलिए अब ये महेंद्र सेन के बारे में आपको क्या बात याद रखना है? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुए थे ये। अब समुद्रगुप्त कौन है गुप्त वंश में हम देखेंगे। ठीक, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुए थे महेंद्र सेन। मतलब समुद्रगुप्त जो है पूरे भारत के विजय का एक क्या बोलना चाहिए उद्देश्य लेकर चल रहे थे। और जब वो दक्षिण की तरफ आए, मतलब दक्षिण की तरफ मतलब ये जो कोसल वाला क्षेत्र है और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है और वाकाटक वंश कुछ तरीके से छत्तीसगढ़ में भी था, तो जब समुद्रगुप्त गुप्त वंश का जो है वो आया दक्षिण भारत की तरफ विजय अभियान लेकर, तो महेंद्र सेन और समुद्रगुप्त की लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ और फिर समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को पराजित कर दिया। क्लियर है? ठीक, अभी कहाँ से पता चलता है ये प्रश्न पता चले, ये साक्ष्य जरूरी है। तो कहाँ से पता चलता है? तो ध्यान रखना है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने किसी राजा को हराया था जिसका नाम महेंद्र था। ठीक, और उसी महेंद्र को वाकाटक वंश का माना जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में मतलब नंदीवर्धन और कोसल वाले क्षेत्र में किसका राज माना जा रहा है? वाकाटक वंश। एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए मैप बनाया छत्तीसगढ़ का मैंने। गुप्त वंश का भी प्रभाव दक्षिण कोसल में मिलेगा। छत्तीसगढ़ को उस समय क्या बोलते थे बताया था मैंने, दक्षिण कोसल, तो लिखा है दक्षिण कोसल। वाकाटक वंश का भी प्रभाव दक्षिण कोसल में देखने को मिलता है। साथ ही साथ देखिए इसका मैंने डिवीजन किया हुआ है छत्तीसगढ़ के मैप का। मतलब ये कौन सा भूभाग है? बस्तर वाला, दंडकारण्य वाला। तो पहले छत्तीसगढ़ का यह ऊपर वाला भाग दक्षिण कोसल कहलाता था और ये जो बस्तर वाला क्षेत्र है वो दक्षिण कोसल से अलग एक राज्य था और वो कहलाता था महाकांतर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बस्तर को क्या कहा जाता था? महाकांतर। तो महाकांतर और दक्षिण कोसल दो अलग अलग राज्य क्षेत्र थे। दक्षिण कोसल में गुप्त वंश और वाकाटक वंश का प्रभाव था, जबकि महाकांतर में नल वंश का राज था। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश के तौर पे दो अलग अलग हैं। ये छत्तीसगढ़ के ही भाग हैं, वर्तमान में एक ही है। उस समय दक्षिण कोसल यह वाला भाग और बस्तर वाला क्षेत्र को महाकांतर कहा जाता था। एकदम क्लियर है? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा महेंद्र सेन को हराया गया था। ठीक है, अब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में यह भी पता चलता है कि गुप्त वंश का प्रभाव या गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत इस दक्षिण कोसल का भाग भी आता था। ठीक है, यह भी कहाँ से पता चलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। इसका एक और नाम है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का एक और नाम है और वो है इलाहाबाद अभिलेख। ठीक है, तो चाहे इलाहाबाद अभिलेख बोले या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बोले, आपको ध्यान में रखना है दो बातें पता चल रही है। क्या? समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को हराया और दूसरी बात गुप्त साम्राज्य का या बोलना चाहिए विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के भूभाग में भी था, मतलब दक्षिण कोसल के भूभाग में भी था उस समय का नाम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शासक का नाम याद रखना है वाकाटक वंश से और वो है रुद्रसेन द्वितीय। इसके संबंध में एक बात याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से रुद्रसेन II का विवाह हुआ था, द्वितीय का विवाह हुआ था। ठीक, ये बात आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद करेंगे इसको। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? फिर से गुप्त वंश के एक शासक आने वाले हैं ये, जिनकी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था और इस विवाह के उपरांत ही ऐसा माना जाता है कि वाकाटक वंश गुप्त वंश के अधीन आ गया। ये विवाह इसलिए किया गया था
चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा अपनी पुत्री का, क्योंकि वाकाटक वंश एक तरीके से गुप्त वंश के अधीन आ जाए। और यह खुद किसने बताया है? प्रभावती के पूना ताम्रपत्र में यह बताया गया है, यह बात वर्णित है कि वाकाटक गुप्त वंश के अधीन थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। शादी हुई प्रभावती की रुद्रसेन द्वितीय से, वाकाटक वंश आ गया किसके अधीन? गुप्त वंश के अधीन। ठीक, एक और बात याद रखना है, यह तो खैर पता चला प्रभावती के पूना ताम्रपत्र से कि अधीन आ गए वाकाटक वंश। और वाकाटक वंश के भी जितने अभिलेख मिले हैं उसमें यह पता चला है कि वाकाटक वंश जब कभी भी अपने शासकों का नाम लिखते थे तो उसे वो महाराज नाम से बुलाते थे, महाराज। लेकिन खुद वाकाटक के शासक जो थे वो गुप्त वंश के राजा का नाम लिखते थे जब, तो उनके नाम के आगे महाराजाधिराज लगाते थे। ठीक है, खुद वाकाटक वंश के शासक ही यह एडमिट कर रहे हैं कि हम महाराज हैं और गुप्त वंश के जो शासक हैं वो महाराजाधिराज हैं। तो इस तरीके से भी याद रखेंगे। उपाधि के तौर पे वाकाटक वंश खुद को महाराज कहलाते थे, बोलते थे, और वह गुप्त वंश के शासकों को महाराजाधिराज कहते थे। इससे भी पता चल रहा है कि वाकाटक गुप्त वंश के अधीन आ रहे हैं। अगर लिखने दे दिया मेंस में कि प्रूफ कीजिए या सिद्ध कीजिए कि वाकाटक वंश गुप्त वंश के अधीन एक साम्राज्य था, ठीक है, या राजवंश था, तो 3 बातें मैंने आपको बता दी कि विवाह हुआ, फिर एक ताम्रपत्र जो प्रभावती का ही ताम्रपत्र है उससे, और यह महाराज और महाराजाधिराज वाली बात उससे। ये 3 बातों से प्रूफ हो जाता है कि वाकाटक वंश गुप्त वंश के अधीन थे। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप, आई होप आप सभी को। आगे बात करते हैं, अगले शासक को देखते हैं और वो है प्रवरसेन। ठीक, अब प्रवरसेन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वाकाटक वंश से संबंधित, क्योंकि इनकी 4 पुत्र थी, 4 पुत्र थे प्रवरसेन के। ठीक, अलग अलग राज क्षेत्र था। एक और बात सुन लीजिए कि वाकाटक वंश का जो क्षेत्र राज क्षेत्र था वो विदर्भ वाला क्षेत्र था, विदर्भ। ठीक, तो उत्तर विदर्भ का जो राज क्षेत्र था वो प्रवरसेन के ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और फिर बचे हुए 3 पुत्रों में से एक पुत्र का जो शासन था वो गोदावरी नदी के तट पर था। ठीक, आगे हम देखेंगे उस वंश को क्या कहते हैं या उस शाखा को क्या कहते हैं, ये भी बात। और एक पुत्र की जो राज क्षेत्र था वो माना जाता है कि दक्षिण कोसल के अंतर्गत था। ठीक है, इस तरीके से। और एक जो बचा हुआ है चौथा, वो दक्षिण मतलब गोदावरी नदी के दक्षिण में उसका राज क्षेत्र था। इस प्रकार चारों पुत्र का राज क्षेत्र बता दिया गया है प्रवरसेन के 4 पुत्र का। क्लियर। अब प्रवरसेन के बातें के संबंध में आपको छत्तीसगढ़ से एक बात याद रखना है, और वो ये है कि इनके दरबार में कवि कालिदास आए थे। ठीक, अब कवि कालिदास क्या प्रवरसेन के कवि थे, चारण कवि थे? नहीं, कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चारण कवि थे, भाट कवि थे। ठीक है, चारण नहीं कहना चाहिए, भाट कवि थे। ठीक, तो कालिदास कुछ समय के लिए प्रवरसेन के दरबार में आए थे और यहाँ पर निवास किया था, ये बात याद रखिए। और जब वो छत्तीसगढ़ आए, मतलब प्रवरसेन के दरबार में आए, मतलब छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से होकर गुजरे कालिदास, तो सरगुजा से गुजरते हुए उन्होंने रामगढ़ की पहाड़ियों में मेघदूत की रचना की। आप सभी जानते होंगे कि कालिदास की एक रचना है मेघदूत, उसकी रचना उन्होंने कालिदास ने सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ियों में की। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इतनी सारी बातें मैं बता रहा हूँ, नोट करते जाइएगा, कुछ चीज़ें आपको बोर्ड में नहीं मिलेगी। क्लियर है प्रवरसेन से संबंधित बातें? ठीक, आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र सेन की बात कर लेते हैं, अगले शासक। ठीक, अब नरेंद्र सेन नलवंशी राजा, एक नलवंशी राजा आएंगे आगे, जब हम नलवंश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आप सुन लीजिए, आगे भी सुन लेंगे तो क्या है, रिवाइज हो जाएगा। नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन द्वारा पराजित हुए थे। कौन? नरेंद्र सेन, वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन के द्वारा पराजित हुए थे। ठीक, जो कौन से अभिलेख से पता चलता है? रिद्धिपुर अभिलेख से पता चलता है। ये याद करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है ये। ठीक, अब यहाँ पर आमना सामना हो रहा है किसका? वाकाटक और नल वंश का। इसके पहले महेंद्र सेन के समय में किसका आमना सामना हो रहा था? गुप्त वंश के साथ, समुद्रगुप्त का। अभी देखिए, अब वाकाटक और नल वंश का आमना सामना हो रहा है, जिसमें क्या किया गया, जो नलवंशी राजा थे
भवदत्त वर्मन, उन्होंने आक्रमण कर दिया वाकाटक वंश के नरेंद्र सेन पे। ठीक, और इनकी जो राजधानी थी, नरेंद्र सेन की राजधानी मतलब वाकाटक वंश की राजधानी मतलब नंदीवर्धन को तबाह कर दिया। पता कहाँ से चल रहा है? रिद्धिपुर अभिलेख से पता चल रहा है। दिमाग में बैठाते चलिए, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, इसी कारण मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कर सकूँ। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ही बिखरा हुआ है ये, सबको एक जगह समेट के 2-3 सोर्स से मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, समेटते चलिए, दिमाग में बैठाते चलिए। भवदत्त वर्मन अटैक कर दिए नरेंद्र सेन पे, रिद्धिपुर अभिलेख से पता चल रहा है नरेंद्र सेन हो गए पराजित। अब क्या आएगी? अब आने वाली पीढ़ी में बदले की भावना आने वाली है, समझते चलिए। ठीक, अब कौन बदला लेगा? जिसके ऊपर आक्रमण हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए, नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय, यहां पर ऐड कर लीजिएगा पृथ्वीसेन द्वितीय, अब बदला लेने वाले हैं किससे? नलवंशी राजा से। ठीक, अब जब बदला लेने जाएंगे तो वहां पर भवदत्त वर्मन नहीं मिलेंगे, भवदत्त वर्मन का पुत्र मिलेगा। जैसे बदला भी कौन ले रहे हैं यहाँ पर? पुत्र, तो जिससे बदला लेंगे वो भी भवदत्त वर्मन का पुत्र ही मिलने वाला है, और वो रहेगा अर्थपति भट्टारक। ठीक, तो एक तरीके से भवदत्त वर्मन के जो पुत्र हैं वो है अर्थपति भट्टारक, और नरेंद्र सेन के जो पुत्र हैं वो है पृथ्वीसेन। समझ में आई? तो पुत्र का बदला पुत्र के साथ होगा। पृथ्वीसेन ने आक्रमण कर दिया अर्थपति भट्टारक के ऊपर, और यहीं से माना जाता है कि अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो गई। बात समझ में आ रही है? पराजित भी हो गए, मृत्यु भी हो गई। कहां से पता चल रहा है? केसरी बेड़ा अभिलेख से पता चल रहा है। ये सारे अभिलेख के नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, खासकर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इतनी बार पूछ चुका है जिसकी गिनती नहीं है। मैं आपको ऐसा कोई ईयर का नाम स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है। साथ ही साथ रिद्धिपुर अभिलेख के बारे में भी पूछा था, केसरी बेड़ा अभिलेख के बारे में पूछा था, फिर एक और अभिलेख आएगा पोड़ागढ़ अभिलेख, पोड़ागढ़ अभिलेख। ठीक, तो ये हो गया एक दूसरे पे आक्रमण। अब क्या हुआ? अर्थपति भट्टारक का पुत्र आया जिसका नाम था स्कंद वर्मन। अब स्कंद वर्मन ने क्या किया? अपनी राजधानी को फिर से बसाया। कहाँ पर? पुष्करी में। पुष्करी जो वर्तमान का भोपालपट्टनम है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? तो इस तरीके से पूरा सीक्वेंस चला है वाकाटक और नलवंश का एक साथ। क्लियर है? तो इतनी बातें नलवंश से संबंधित मैंने बता दिया है। आगे एक बार और बताऊंगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ये सारा जो कॉन्सेप्ट है। आगे बात करते हैं और आखिरी शासक के रूप में बात करेंगे हरिसेन की। तो जैसा कि मैंने बताया, जब गुप्त वंश इस क्षेत्र में आया, मतलब समुद्रगुप्त जब विजय अभियान लेके चला था, तो इस क्षेत्र से वाकाटक वंश जो है विलुप्त हो गए थे, मतलब खत्म हो गए थे पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब गुप्त वंश ने मतलब यहाँ से चले गए, मतलब उनका प्रत्यक्ष शासन कभी नहीं रहा था गुप्त वंश का, तो क्या करते थे? समुद्रगुप्त किसी को हराते थे, फिर उसको क्षमा कर देते थे और उस राज क्षेत्र को भी छोड़कर चले जाते थे। ये उनकी नीति थी। ठीक है, कि आक्रमण करो, क्षमा करो और अनुग्रह ये कर दो, ये नीति थी समुद्रगुप्त की। तो जब वो यहाँ से चले गए तो फिर से यहाँ पर वाकाटक वंश की स्थापना हुई, फिर से बोलना चाहिए। ठीक है, तो फिर नए सिरे से जब शुरुआत हुई तो उसमें जो शासक आए उनका नाम था हरिसेन, जो कौन सी शाखा से थे? वाकाटक की वत्सगुल्म शाखा से थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक उत्तरी विदर्भ, एक जो है दक्षिणी विदर्भ, मतलब गोदावरी नदी के तट पर, और उसी शाखा को कहते हैं वत्सगुल्म शाखा। तो वत्सगुल्म शाखा के शासक हैं हरिसेन, जिन्होंने पुनः दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र में अपना राज क्षेत्र बसाया। एकदम क्लियर? तो ये हो गया पूरा वाकाटक वंश और उससे संबंधित शासक। अन्य बातें के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, प्रभावती का पूना ताम्रपत्र किससे संबंधित है, और वो ये बताता है कि वाकाटक गुप्त के अधीन आ गए थे, हमने पहले ही देख रखा है। अजंता अभिलेख के द्वारा पता चलता है कि वाकाटक राजाओं की वंशावली कैसी है, मतलब उस वंशावली में कौन कौन से शासक हैं और कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, वो वंशावली कहते हैं उसे। तो अजंता अभिलेख के द्वारा वाकाटक राजाओं की वंशावली पता चलती है। एक और अभिलेख या ताम्रपत्र आपको याद रखना है, वो है बालाघाट ताम्रपत्र। बालाघाट ताम्रपत्र में टाइम दिया हुआ है, अब यहां पर देखिए 440 ईस्वी से 460 ईस्वी तक नरेंद्र सेन को कोसल तथा मैकल का अधिपति बताया गया है। बालाघाट ताम्रपत्र में किसको? नरेंद्र सेन को। नरेंद्र सेन किसके पिताजी थे? पृथ्वीसेन द्वितीय के पिताजी थे। और यह जो बालाघाट ताम्रपत्र है, ये किसका ताम्रपत्र है? तो पृथ्वीसेन द्वितीय का ताम्रपत्र है। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया था कि उनका जो राज्य क्षेत्र था वो कोसल क्षेत्र में होने के साथ साथ मैकल क्षेत्र में भी था,
और ये कोसल और मैकल के अधिपति कहलाते थे। समय याद रखें, यह समय वो बता रहा है कि कब नरेंद्र सेन का यहाँ पर शासन था, 440 ईस्वी से 460 ईस्वी। पूरी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया होगा, आई होप आपका क्लियर कर दिया है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है वाकाटक काल से संबंधित। ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, अदरवाइज दिमाग में बैठाते चलिए, याद करते चलिए, पहले समझिए फिर बाद में नोट कर लेना दूसरी बार देख के। गुप्त काल, चलिए अब गुप्त काल की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया समकालीन, सबसे पहले गुप्त काल उत्तरी भारत वाले क्षेत्र और राजधानी रहने वाली है पाटलिपुत्र। ठीक है, बिहार, साउथ बिहार वाला क्षेत्र, साउथ बिहार वाला क्षेत्र पाटलिपुत्र। ठीक है, राजधानी। शासक के तौर पे आपको पहले शासक का नाम याद रखना है, चंद्रगुप्त वन। अब देखिए इसकी पूरी वंशावली, इस वंश की पूरी वंशावली जो है वो जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें काफ़ी डिटेल में मिल जाएगी। हम उतने ही शासक की बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। ठीक है, या मुख्य तौर पे, क्योंकि चंद्रगुप्त के वन के पहले भी हम देखते हैं कि घटोत्कच और श्रीगुप्त शासक मिलते हैं, जिसमें अगर बोला जाए कि सबसे पहले कौन से शासक थे तो श्रीगुप्त का नाम आएगा। पेपर में आज भी चुका है प्रश्न भारत के इतिहास से संबंधित, तो श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच। ये गुप्त वंश के शुरू के 2 शासक थे, लेकिन इनकी स्थिति एकदम शासक जैसी नहीं थी, वो किसी अन्य राजवंश के अधीन आते थे, एक सामंत जैसी स्थिति थी इनकी। उसके बाद मुख्य रूप से गुप्त वंश के जो शासक आएंगे वो रहेंगे चंद्रगुप्त वन। ठीक, वास्तविक संस्थापक इसी कारण इनको कहा जा रहा है। क्लियर है। अगले शासक आपको ध्यान में रखना है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या सीक्वेंस हुआ था मैंने बता दिया था, वाकाटक वंश के राजा महेंद्र को हराया था इन्होंने। ठीक, कहाँ से पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। अब देखिए पराजित किए थे, मैंने लिखा हुआ है समुद्रगुप्त पराजित किए थे। किसको पराजित किए थे, एक तो मैंने बता दिया महेंद्र सेन वाकाटक वंश के हैं, और दूसरा ध्यान रखेंगे व्याघ्र राज को भी इन्होंने हराया था। देखिए ये दक्षिण कोसल में अपना अभियान लेके चल रहे हैं, जो भी मिलता जाएगा रास्ते में सबको हराते चलेंगे। तो पहले मिले कौन, महेंद्र सेन, हरा दिया, वाकाटक यहाँ पर थे इस कारण। फिर नीचे बढ़े, कौन सा क्षेत्र आ गया, महाकांतर। महाकांतर क्षेत्र में किसका राजवंश था, किसका शासन था, नल वंश। अब नल वंश के राजा मिलेंगे कौन, व्याघराज, रास्ते में उनको भी निपटा दिया। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे आप। तो ये जो व्याघराज थे ये नल वंश के थे, और इनका जो क्षेत्र था, या किस क्षेत्र में हराया, या नल वंश का शासन किस क्षेत्र में था, तो आपको याद रखना है महाकांतर, ये ऐड कर लेना। ठीक, और ये अगर बोले महेंद्र सेन तो इसको याद रखना है दक्षिण कोसल। ये राज क्षेत्र बता रहा हूं इस समय, एकदम क्लियर। अन्य बात के रूप में आपको याद रखना है समुद्रगुप्त से, वो ये है कि भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, क्योंकि देखिए नेपोलियन क्या था, पूरे विश्व विजय का उद्देश्य लेकर चला था। ठीक, उसी प्रकार समुद्रगुप्त जो है वो भारत के विजय अभियान को लेकर चले थे, उद्देश्य लेकर चले थे, इस कारण को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसी विशेषता के आधार पर, जैसी विशेषता नेपोलियन की थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नेपोलियन इनके पहले थे, नेपोलियन इनके काफ़ी बाद में आए हैं, लेकिन विशेषता के आधार पर बाद में डिक्लेयर कर दिया गया कि समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन हैं। क्लियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे कि नेपोलियन समुद्रगुप्त से पहले आए हैं, नहीं, बहुत बाद में आए हैं। क्लियर, तो भारत का नेपोलियन। दूसरी बात आपको याद रखना है, कोपरा ग्राम से समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब ये कोपरा ग्राम कहाँ पर है, गरियाबंद में, गरियाबंद जिला कोपरा ग्राम। ठीक, कहीं कहीं पर महासमुंद दिया हुआ है, वो गलत है, तो कोपरा ग्राम गरियाबंद में है, जिससे समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ महासमुंद, याद रखिए महासमुंद एक जिला है, तो उसका नाम कैसे पड़ा, जब समुद्रगुप्त दक्षिण कोसल के विजय अभियान पर चले थे तो महानदी के तट पर उन्होंने अपना डेरा डाला था कुछ समय के लिए। ठीक है, तो महानदी है तो वहाँ से महा और महासमुंद, ठीक, एक तरीके से समुद्र जैसा था नदी, ऐसा दिख रहा था, बहुत बड़ा नदी है वैसे भी महानदी, तो इस तरीके से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, महानदी के तट पे महासमुंद। क्लियर है, ये रीज़न है महासमुंद के नामकरण के पीछे, ऐसा माना जाता है। क्लियर है, समुद्रगुप्त से ही संबंधित। अगले शासक के तौर पे आपको याद रखना है रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम है विक्रमादित्य, मतलब एक उपाधि होती थी विक्रमादित्य, उस समय पे काफ़ी फेमस उपाधि होती थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है गुप्त वंश में, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, विक्रमादित्य कहा जाता है इनको, विक्रमादित्य, ये मैंने लिख दिया। चलिए अगले शासक कुमारगुप्त और फिर भानुगुप्त। ठीक, ये सीक्वेंस है।
अब भानुगुप्त से संबंधित एक बात आपको याद रखना है कि भानुगुप्त से संबंधित एक अभिलेख है, उसे कहते हैं एरण अभिलेख। भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिसमें शरभपुरी राजा शरभराज का वर्णन मिलता है। शरभपुरी वंश आगे आने वाला है, ठीक है। तो एक तरीके से वो भी वाकाटक वंश से संबंधित है, मतलब इसी समय के दौरान आएगा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजवंशों की जो राज क्षेत्र था वो हमको मिलेगा। तो एक और वंश का नाम आप याद रख लीजिए, शरभपुरी वंश। भानुगुप्त जो गुप्त वंश के हैं, उनके एरण अभिलेख से शरभपुरी राजा शरभराज का वर्णन मिलता है, ठीक है। इतना आप ध्यान में रख लीजिए। एक और बात ध्यान रखेंगे, कुमार गुप्त से संबंधित एक रत्न जड़ित मयूर सिक्का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए गुप्त वंश के द्वारा बहुत सारे सिक्के जारी किए जाते थे, ठीक है, जिसमें वीणा सरल सिक्का और मयूर सिक्का ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पूरा मिलेगा काफ़ी डिटेल में। तो ध्यान रखिए, कुमार गुप्त से संबंधित रत्न जड़ित मयूर चिन्ह वाला सिक्का छत्तीसगढ़ से कुछ क्षेत्र से मिला है, ऐसा कुछ सोर्स में दिया है, कुछ सोर्स में दिया हुआ है, ठीक है। कुछ सोर्स में नहीं, एक ही सोर्स में दिया है, ऐसा मुझे कहना चाहिए, ठीक है। बाकी में आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, कुमार गुप्त हो गया, भानुगुप्त हो गए, और चंद्रगुप्त द्वितीय को तो हमने पहले ही देख लिया था, ठीक। अब चूंकि मुद्रा की बात कर रहे हैं, सिक्के की बात करें, तो चलिए देख लेते हैं मौर्यकालीन सिक्के और कहाँ से प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखिए, मौर्यकालीन सिक्के रायपुर और दुर्ग, दो जिले का नाम याद रखना है। रायपुर के अंतर्गत और दो भाग में बांट देते हैं हम क्षेत्रों को, और वो है एक पिटईवल्द और दूसरा है खैरताल। रायपुर जिले के अंतर्गत दो क्षेत्र आपको याद रखने, कौन से, पिटईवल्द और खैरताल। पिटईवल्द से 40 सिक्के मिले हैं और खैरताल से 54 संपीड़ित सिक्के मिले हुए हैं, जिनकी खोज MG दीक्षित द्वारा की गई थी, ठीक है। ये ध्यान रखें। खैर ये नाम महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पिटईवल्द से 40 सिक्के, खैरताल के अंतर्गत 54 सिक्के जो रायपुर जिले के अंतर्गत आ रहे हैं। अब इस खैरताल से मिले 54 सिक्कों में क्या अंकित है, महेंद्रादित्य से अंकित है, मतलब ये नाम लिखा हुआ है, क्या, महेंद्रादित्य, ये नाम लिखा हुआ है, ठीक। और पिटईवल्द से जो सिक्के मिले उसमें क्या लिखा हुआ है, महेंद्र और साथ ही साथ विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य दोनों लिखा हुआ है, किसमें, पिटईवल्द से मिले सिक्के में। और ये दोनों के दोनों राजा गुप्त वंश के ही ऐसे माने जाते हैं, क्लियर है। और इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि ये जो विक्रमादित्य और महेंद्रादित्य नाम है, ये कुमार गुप्त और भानुगुप्त का ही नाम है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन खैर वो मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारत के इतिहास के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो फैक्ट है आप मत नोट कीजिएगा। दुर्ग के बानाबरत से, दुर्ग के अंतर्गत आने वाला एक गांव है बानबरत, 3 सिक्के प्राप्त हुए हैं, और 3 सिक्के के अलावा 20 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखेंगे। तो 2 जिले हो गए, उनसे संबंधित क्षेत्र हो गए मौर्यकालीन सिक्के, ठीक। अन्य क्षेत्र के रूप में आपको ध्यान रखना है या बोलना चाहिए कि एक पर्यटन स्थल के तौर पे या गुप्तकालीन स्थल के तौर पे, स्थापत्य कला के तौर पे आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से संबंधित बातें, क्योंकि भारत में अगर देखें तो बहुत सारे स्थापत्य कला हैं, गुप्त काल संबंधी, मौर्यकाल संबंधी, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में गुप्तकालीन स्थल या स्थापत्य कला का उदाहरण है पहला, टाला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर, बिलासपुर जिले के अंतर्गत टाला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर, और दूसरा है पुजारीपाली बरमकेला का केवटिन मंदिर, और ये रायगढ़ के अंतर्गत आता है। पुजारीपाली का बरमकेला का केवटिन मंदिर रायगढ़ के अंतर्गत आएगा, ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर बिलासपुर के अंतर्गत आएगा। तो एक गुप्तकालीन स्थल है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक। विशेषता ये होती थी कि इन स्थलों में या मंदिरों में मंदिरों को लाल ईंटों से बनाया जाता था, ठीक है, नागर शैली में, याद रखेंगे। तो ये दोनों जो साक्ष्य मिले हैं, इसमें जो मंदिर है, ये ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर कहते हैं, लेकिन ये विष्णु मंदिर है, ये भी लाल ईंटों से बनाया गया है नागर शैली में, और पुजारीपाली का बरमकेला का केवटिन मंदिर जो है वो भी लाल ईंटों से बनाया गया है नागर शैली में। ये गुप्त शैली का या गुप्त स्थापत्य कला की बहुत ही प्रमुख विशेषता है कि जो भी मंदिर बनाए जाएंगे गुप्त काल में वो नागर शैली से बनेंगे और लाल ईंटों से बनेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा गुप्त काल, सारी बातें मैंने आपको डिटेल से बता दी है। तो आज हमने कवर कर लिया क्या, वाकाटक काल और गुप्त काल, ठीक। इसके पहले भी कुछ वंश पाए जाते हैं, उसमें ये संदेहास्पद है कि वो चीज़ वो जो वंश है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत थे या नहीं थे। कुछ बुक में मिलता है कि उसका जो साक्ष्य वो छत्तीसगढ़ में मिला है, और कुछ बुक में ये होता है कि उसका साक्ष्य नहीं मिला, ऐसा दिया हुआ है। जैसे हम बात करें कि कुषाण वंश की,
तो कुषाण वंश के सिक्के जो है छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, ऐसा लिखा है। और एक बुक में लिखा है जिसे मैं कहूँगा कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की इतिहास की बुक जो है उसमें लिखा है कि कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ये अब एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन आ गया तो हमको मार देना है और नहीं आएगा तो फिर बात ही नहीं है, उसकी सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो इस तरीके से एक हो जाता है मेघवंश। तो मेघवंश से संबंधित राजा आपको याद रखना है शिवमेघ और यमेघ, 2 राजा की जानकारी मिलती है छत्तीसगढ़ से संबंधित। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये हो गए आज के हमारे राजवंश या कहना चाहिए वाकाटक काल और गुप्त काल। चलिए इसी तरीके से हम कवर करेंगे काफ़ी डिटेल में। वीडियो को पहले देख के समझिएगा, फिर दोबारा देख के उसे नोट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।